नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 13 दिसंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे दैनिक क्विज की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न, सरकार की निम्नलिखित पहलों या योजनाओं में से कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो देश में केवल जनजाति विकास पर जोर देती हैं। प्रश्न की भाषा को समझिएगा, यहां पर लिखा हुआ है केवल, और यहां पर आपके विकल्प हैं, इसको लगाने का प्रयास करिए। तब तक मैं आपको बताता हूं यह संदर्भ में क्यों आया। यहां पर देखिए चर्चा में आई है आदि आदर्श ग्राम योजना। अब यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, यानी कि जनजाति जनसंख्या है, उनके जो गांव होते हैं उनको एक मॉडल विलेज में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर मॉडल विलेज क्या होते हैं, यहां पर जो भी जनजाति गांव हैं उनके अंदर अगर स्वच्छता की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कृषि सेवाएं, इनको बहुत ज्यादा बेहतर करना है, तो ऐसे गांवों को हमें क्या कहलाएंगे, मॉडल विलेज। वापस आते हैं अपने प्रश्न पर, तो देखिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ये एकदम सही हो जाएगा क्योंकि ये जनजाति विकास के लिए है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ये भी एकदम सही हो जाएगा। जो नवोदय विद्यालय हैं इनके तर्ज पर केवल जनजाति एरिया में ऐसे विद्यालयों को खोलना है। संकल्प योजना, देखिए संकल्प के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसमें महिलाओं, एससी एसटी और इसके साथ साथ जो जनजाति समूह होते हैं और उसी के साथ साथ जो दिव्यांग जन होते हैं उनके लिए भी यह योजना कार्यरत है। परंतु यहां पे केवल हमसे जनजाति विकास पूछ रहा था, इस वजह से यह वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसी की तरह बात करें प्रधानमंत्री वन धन योजना में, तो यहां पर भी जो जनजाति उद्यम है उसका विकास करना है। जो भी आदिवासी वस्तुएं होती हैं उनके उत्पादन में किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है ताकि जनजाति व्यक्तियों की जो आजीविका है उसको बेहतर करा जा सके। तो इसमें 3 ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, एक ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 3। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहां पर गलत कथन का पता लगाना है। शून्यकाल संसदीय प्रक्रियाओं में से एक भारतीय नवाचार है। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद तुरंत शुरू होता है। जिस दिन वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं उस दिन प्रश्नकाल निर्धारित नहीं होता है। इस प्रश्न को करने का प्रयास करिए। अब देखिए ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि यहां पर एक कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने लोकसभा के अंदर बोला है कि जो 0R होता है शून्यकाल जिसको बोलते हैं, तो उसमें इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे प्रश्न सरकार से पूछा है। इस वजह से अब ये देखिए ये कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए यहां पर शून्यकाल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वापस आते हैं प्रश्न पर, तो देखिए शून्यकाल जो होता है ये नवाचार है, ये एकदम सही है। प्रश्नकाल के बाद तुरंत शुरू होता है, ये भी एकदम सही है। और जिस दिन याद रखिएगा बजट पेश करा जाता है उस दिन प्रश्नकाल नहीं होता है। तो यहां पर तीनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। हमसे पूछा गया था गलत कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का पता लगाना है। इसका उद्देश्य 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। योजना के क्रियान्वयन की इकाई विद्यालय होंगे। इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए जैसा कि आपको पता है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है इसको 2022-23 से लेकर पूरे 5 वर्षों के लिए अगर देखा जाए तो 2026-27 तक इसको स्टार्ट करा जाएगा। 5 करोड़ यहां पर लोगों की बात करी जा रही है, तो उनको साक्षर करने का यहां पर सरकार का प्रयास है। बेसिकली यहां पर 5 घटक हैं इस योजना के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला घटक देखिए क्या है, जो एकदम बेसिक शिक्षा होती है ना, या अंगणित की बात करते हैं, तो ये तो उसमें देनी ही देनी है। इसके साथ साथ जो जीवन कौशल होता है, अब इस कौशल में वित्त से जुड़े हुए कौशल हैं या डिजिटल साक्षरता प्रदान करने की बात करी जा रही है, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य से संबंधित कौशल, व्यवसायिक कौशल, ये सारे कौशल यहां पर दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ देखिए बेसिक एजुकेशन भी है, और यहां पर जैसे संस्कृति के बारे में नॉलेज हो गई, खेल के बारे में, मनोरंजन के बारे में, तो इस टाइप का पाठ्यक्रम भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। अब देखिए जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है कि यह कैसी स्कीम है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब होता है यहां पर, इसका मतलब होता है केंद्र प्रायोजित योजना। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको फंडिंग करती हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अगर यहां पर लिखा होता सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्रक परियोजना, इसमें 100% फंडिंग किसकी आती है, केंद्र सरकार की। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। इसका उद्देश्य 18 वर्ष और अधिक आयु वर्ग, ये देखिए यहीं पे गलत हो जाएगा, यहां पर 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की बात करी जा रही है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, यह गलत हो जाएगा, यह केंद्रीय क्षेत्रक नहीं है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है।
योजना की क्रियान्वयन की इकाई विद्यालय होंगे, तो ये एकदम सही हो जाएगा। हमसे गलत कथन पूछे गए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। केवल यहां पर 2 कथन कैसे हैं, गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास कार्य समूह, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर बात हो रही है। यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब जैसा कि आपको पता है G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, तो G20 के जो शेरपा होते हैं, ये भी आपको याद रखना है कि वो कौन है। अमिताभ कांत बनाए गए हैं भारत की तरफ से। तो शेरपाओं की यहां पर बैठक हुई है, तो यहां पर प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। G20 से जुड़ा हुआ यह समूह है। 2017 के प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है। आसान प्रश्न है, इसको करने का प्रयास करिए। देखिए, जो बीओडी है ना, बीओडी बेसिकली क्या होता है, ये ऑक्सीजन की मात्रा को दिखाता है कहां पर। जब भी किसी भी जलीय पारितंत्र की बात करते हैं, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसके अंदर पादप होते हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थ, अब इनका भी क्या होगा, अपघटन होगा। तो इनको अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसी ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, जो इनके अपघटन के लिए आवश्यक होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापना गलत हो जाएगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र, ये भी गलत हो जाएगा। उच्च तुंगता यानी कि स्थल मंडल की बात हो रही है, ये भी गलत है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए परख होती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आज के तथ्य में हम लोग बात करेंगे दुर्लभ रोगों के बारे में। देखिए, यहां पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने संसद में यह मुद्दा उठाया है कि जो भी पॉलिसी हमने बनाई थी दुर्लभ रोगों के लिए, तो वो उन रोगियों तक भली भांति पहुंच नहीं पा रही है। ये तो संदर्भ हो गया। यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी 2 चीजें कि दुर्लभ रोग क्या होते हैं और दुर्लभ रोगों से संबंधित जो पॉलिसी थी वो क्या है। तो पहली चीज देखिए, दुर्लभ रोग, जैसा कि इनके नाम से ही तात्पर्य है रेयर डिजीज। इनकी अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसी कोई फिक्स परिभाषा नहीं होती है। हर देश अपने हिसाब से इन रोगों की परिभाषा डिसाइड करता है। बट दुर्लभ का मतलब यहां पर यह हो जाता है कि जो बहुत कम यहां पर देखने को मिलते हैं रोग किसी भी व्यक्ति के अंदर, उसको दुर्लभ रोग बोलते हैं। जैसे कि आप यहां पे देखोगे तो कुछ उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, गॉशर डिसीज, MPS 1 and 2, फेब्री डिजीज। तो इस टाइप के जो रोग होते हैं ये दुर्लभ रोग होते हैं। अब इसी रोगों से संबंधित 2021 में एक नीति बनाई गई थी। बेसिकली यहां पर क्या था, इस नीति के 3 यहां पर मेन पॉइंट थे कि इस रोग से संबंधित जो भी दवाइयां होती है ना, उनके बारे में जो भी रिसर्च होगी या जो भी उसका प्रोडक्शन होगा, वो यहां पर स्वदेशी रूप में होगा, यानी कि भारत के अंदर ही होना चाहिए। इनके उपचार की, अब देखिए दुर्लभ रोग है तो जाहिर सी बात है जो इसकी वैक्सीन वगैरह या दवाइयां होती है ना, वो काफी ज्यादा महंगी होती हैं। तो इन महंगी दवाइयों को क्या करना है, यहां पर सस्ता करना है। और जैसे ही किसी व्यक्ति के अंदर दुर्लभ रोग का पता लगता है, तो पहले ही इस चरण में उस रोग का पता लग जाए और उसका उपचार स्टार्ट कर देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रोग जो है वो बढ़ता चला जा रहा है उसके अंदर। इसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि हर देश के हिसाब से दुर्लभ रोगों की जो डेफिनेशन होती है वो परिवर्तित होती है। तो जो नीति 2021 में भारत सरकार द्वारा लाई गई थी, तो उसके हिसाब से इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ऐसे समूह 1 में ऐसे दुर्लभ रोग रखे गए हैं जिनका एक बार दवाई पेशेंट को दी गई और वो क्या हो गए, ठीक हो गए। दूसरे कैटेगरी में वो रखे गए हैं जिसमें आजीवन उपचार की आवश्यकता होती है, यानी कि लाइफ टाइम के लिए उस व्यक्ति को दवाइयां, वैक्सीन ये सब देनी पड़ेंगी। कैटेगरी 3 में ऐसे रोग रखे गए हैं जिनकी दवाइयां तो हैं, उपचार तो है, परंतु वो क्या है, बहुत कॉस्टली हैं, बहुत महंगे हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आज के दैनिक क्विज में बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।